ये अमानवीय और बेहद क्रूर यातनाओं वाला दृश्य वास्तव में इतिहास में घट चुका है। ये जापान का वो काला इतिहास है जिसे वो आज भी छुपाकर रखना चाहता है। ये जगह जापान का कुख्यात हाशिमा आइलैंड है। बाहर से देखने पर ये एक जंगी जहाज जैसा लगता है, लेकिन इसका असली नाम है नरक आइलैंड। इस आइलैंड का साइज सिर्फ कुछ फुटबॉल मैदानों जितना था, लेकिन कभी यहाँ हजारों लोगों को जबरदस्ती रखा गया था। इनमें चीन और कोरिया से पकड़े गए मजदूर भी शामिल थे। जो भी इस आइलैंड पर लाया जाता था उसे सिर्फ 2 वर्गों में बांट दिया जाता था, महिलाएं और पुरुष। महिलाओं को जबरदस्ती गलत कामों के लिए भेज दिया जाता था और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। पुरुषों को गहरी माइंस में उतार दिया जाता था, जहां उन्हें दिन रात बिना रुके काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर कोई पल भर के लिए भी रुकता तो उसे बेरहमी से मारा जाता था। एक छोटा लड़का दीवार के सामने माइनिंग कर रहा था। गलती से उसने जमीन के नीचे पानी की नस छेड़ दी। अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जापानी सैनिकों ने बिना किसी वजह उसे मारा और फिर से उसी माइन में वापस जाने को मजबूर कर दिया। लड़का डर के कारण विरोध नहीं कर सका। थोड़ी ही देर में जमीन धंस गई और वो बच्चा जिंदा ही गहरी माइन में दब गया। इस आइलैंड पर हर दिन कई लोग मारे जाते थे। यहाँ मौत आम बात बन चुकी थी। मजदूरों के ग्रुप का एक लीडर था जिसका नाम मुन था। उसने 3 बच्चों के भागने की योजना बनाई। हर बच्चे की पीठ पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांधा गया। योजना ये थी कि अगर वे समुद्र तक पहुंच जाएं तो लकड़ी के सहारे पानी पर तैर सकें। वे समुद्र के किनारे किनारे तैरते हुए जमीन की ओर बढ़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि उनमें से एक लड़का पकड़ा गया। बाकी 2 लोग अंधेरे में छिपे रहे, आवाज तक नहीं निकाल सके। वे बस अपने साथी को वहीं मारते हुए देख सकते थे। किसी तरह समुद्र तक पहुंचे तो दोनों ने पूरी ताकत से तैरना शुरू किया, लेकिन तभी एक जापानी जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उन्हें जहाज के नीचे दबा दिया गया। वे दोनों पूरी तरह असहाय थे। जहाज पर मौजूद जापानी सैनिक इसे तमाशे की तरह देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उनके शरीर ठंडे पड़ गए और उन्हें किनारे तक खींच लाया गया। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जापान एशिया के बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाए हुए था। कोरिया के कई लोग युद्ध से बचने के लिए जापान जाकर काम करने का सपना देखते थे। हमारा हीरो, जिसका नाम है ली, और उसकी बेटी सोई एक संगीत ग्रुप में काम करते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और एक दोस्त की मदद से जापान जाने के कागजात बनवाए। जल्द ही दोनों को एक जापानी जहाज पर चढ़ाया जाने वाला था। बंदरगाह पहुंचने से पहले नाम ली ने सावधानी से अपना पैसा छुपा लिया, क्योंकि वही उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। अगली सुबह वे शिमोनो बंदरगाह पहुंचे। ली ने जापानी अधिकारी को अपने दोस्त का परिचय पत्र दिया। अधिकारी ने तोहफा रख लिया, लेकिन परिचय पत्र को बेकार बताकर फेंक दिया। तभी ली ने जमीन पर देखा, हर तरफ ऐसे ही कागज पड़े थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे ग्रुप को जबरदस्ती एक और जहाज पर चढ़ा दिया गया। वे सोच रहे थे कि जापान जाकर शांत जिंदगी और काम मिलेगा, लेकिन उन्हें ले जाया जा रहा था नरक आइलैंड की ओर। जहाज के किनारे लगते ही जापानी सैनिक पहले से तैयार थे। वे चढ़ते ही लोगों को मारने लगे बिना किसी वजह के। महिलाओं और बच्चों को अलग ले जाया गया। सबको डर और अपमान से गुजरना पड़ा। उधर पुरुषों को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां उनके सारे सामान छीन लिए गए। जो सवाल करता उसे बेरहमी से पीटा जाता। ग्रुप का मुखिया अब भी समझ नहीं पा रहा था। वे तो काम करने आए थे, फिर ये जगह इतनी अलग और डरावनी क्यों थी? लेकिन सच्चाई अब साफ हो चुकी थी। ये कोई नौकरी की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि उनसे जानवरों की तरह काम करवा जाता था। सभी कैदियों के बाल काट दिए गए। तेज दवाओं से जबरदस्ती सफाई कराई गई। उनकी हालत ऐसी थी जैसे पुराने जमाने के गुलाम। जांच के बाद महिलाओं को अलग जगह ले जाया गया, जहां उन्हें रोज अपमान और जुल्म सहना पड़ता था। कोई भी मना नहीं कर सकता था। एक छोटी सी गलती भी मौत की वजह बन सकती थी। उधर पुरुषों को कोयले की खदान में काम करने वाले बैरकों में ठूंस दिया गया। एक छोटे से कमरे में दर्जनों लोग। जमीन गंदी और पानी से भरी हुई, हवा तक ठीक से नहीं मिलती थी। खाना जानवरों के चारे जैसा था, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर सकता था। खाना खत्म होते ही उन्हें जमीन के बहुत नीचे खदान में उतार दिया जाता। काम इतना खतरनाक था कि हर दिन किसी न किसी की जान चली जाती। धीरे धीरे मौत वहाँ एक आम बात बन गई। खदान में एक कोरियाई सुपरवाइजर अपने ही लोगों पर बहुत जुल्म करता था। डिसाप उससे लड़ गया। जापानी अधिकारियों को ये सब एक खेल जैसा लगा और उन्होंने लड़ाई की इजाजत दे दी। डिसाप को बहुत चोटें आईं, लेकिन उसकी ताकत ने उसे जीत दिला दी। इसी वजह से उसे मजदूरों
के समूह का लीडर बना दिया गया। महिलाओं की जिंदगी भी बेहद दर्दनाक थी। उन्हें हर दिन जबरन सजाया जाता, सैनिकों की सेवा के लिए मजबूर किया जाता। मजदूरों के ग्रुप का मुखिया ली की बेटी सोई और मैन ओक भी वहीं थी। सोई अभी बहुत छोटी थी, वो डर से कांप रही थी। मैन ओक ने उसे इशारे से समझाया, कोई विरोध मत करना, बस किसी तरह शांत रहो। उसी समय संगीत बजा दिया गया। मौका समझकर सोई मंच पर चढ़ गई और नाचने लगी। उसने सबको खुश रखने की कोशिश की। उसकी समझदारी ने उस दिन हालात को और बिगड़ने से रोक लिया। उसने जोर से नारा लगाया कि जापानीज सोल्जर्स जिंदाबाद, जिससे सैनिक खुश हो गए। उस दिन वो बच गई और अपने पिता और म्यूजिक ग्रुप को दोबारा मंच पर आने का मौका भी दिला पाई। दूर से ये सब देख रहा उसका पिता ली बस मुस्कुराने का नाटक कर सका। वो जानता था बेटी की जान के आगे उसकी इज्जत या दर्द कुछ भी नहीं। आइलैंड पर जापानी सैनिक दावतें उड़ाते थे, जबकि खदानों में कोरियाई और चीनी मजदूर खून पसीना बहाते थे। काम करो या मर जाओ, यही नियम था। और उसी दिन एक गाड़ी अचानक फिसल गई। गाड़ी पूरी रफ्तार में नीचे जा गिरी। उस टक्कर में कई मजदूरों की जान चली गई और भारी तबाही मच गई। टक्कर के बाद गैस लीक होने लगी और कुछ ही देर में जोरदार धमाका हो गया। हालात बिगड़ते देख जापानी अधिकारियों को डर हुआ कि आग दूसरे खदानों तक ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। पूरे कोरियाई खदान को ही बंद कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अंदर काम कर रहे सारे कोरियन मजदूर खदान में फंस गए। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। वहाँ मौजूद था एक खास आदमी, सोंग डोंकी। वो असल में कोरिया का एक हाई लेवल सीक्रेट एजेंट था। उसे पता था कि जापान अब युद्ध हारने वाला है। उसे एक गुप्त मिशन मिला था, यहाँ कैद एक अहम नेता को बचाने का। वो नेता था मुन, जो मजदूरों का भरोसेमंद मुखिया माना जाता था। डोंकी ने जान जोखिम में डालकर खदान के एक रास्ते पर विस्फोट किया ताकि बंद रास्ता खुल सके। जब लोग उसे बाहर खींच रहे थे तभी धमाका हुआ और उसी से सारे कोरियाई मजदूर बच पाए। बाद में डोंकी ली से मिलने गया। उसने शर्त रखी, अगर ली और उसकी बेटी को इस आइलैंड से सुरक्षित बाहर जाना है तो ली को शराब खाने में काम करते हुए रेडियो रूम की चाबियों का सांचा लेना होगा। ली मान गया। कुछ ही समय में कई नकली चाबियां तैयार हो गईं। डोंकी ने उनका इस्तेमाल कर गुप्त रूप से मुख्यालय से संपर्क किया, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच पता चला। असल में मुन कोरियाइयों का नेता नहीं बल्कि जापानियों का गुप्त एजेंट था। पोस्ट ऑफिस की तिजोरी में मिले रिकॉर्ड से पता चला मजदूरों की मजदूरी का आधा पैसा सीधे मुन को जाता था, बाकी आधा जापानी मालिकों को। यहाँ तक कि मरने वालों के लिए भेजी गई सहायता राशि भी मुन के खाते में जाती थी। अब तक जो भी भागने की कोशिश हुई थी वो सब मुन की वजह से नाकाम हुई थी। वो सामने से लोगों को उम्मीद देता और पीछे से सबकी खबर जापानियों को देता था। जब डोंकी ने उसकी सच सामने लाने की कोशिश की तभी ली वहाँ आ गया। मुन ने तुरंत पलटवार किया और डोंकी को ही गद्दार बता दिया। उसी वक्त आइलैंड पर जोर जोर से धमाके होने लगे। अमेरिकी सेना आइलैंड पर बमबारी कर रही थी। मुन ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपने गुनाहों के सबूत मिटा दिए और अपने ही गार्ड को मार दिया। ये सब ली ने अपनी आंखों से देख लिया। इसी दौरान एक और बड़ी खबर फैली, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिर चुका था। जापानी अधिकारियों को समझ आ गया कि उनकी हार तय है। अपने अपराध छुपाने के लिए उन्होंने आखिरी फैसला लिया, सभी मजदूरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए ताकि कोई गवाह न बचे। और इसके लिए उन्होंने फिर से मुन को आगे कर दिया ताकि वो सबको इकट्ठा करे और झूठे शब्दों से बहकाए। लेकिन ठीक उसी पल सोंग डोंकी सामने आ गया। यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। सोंग डोंकी सबके सामने मुन के सारे अपराध उजागर कर देता है। वो साफ साफ बता देता है कि अमेरिकी सेना ओकिनावा पर कब्जा कर चुकी है, जिसका मतलब है जापान की हार अब तय है। और इसी डर की वजह से जापानी सेना इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को जिंदा दफन करना चाहती है। डोंकी चेतावनी देता है, अगर कल सभी को फिर से खदान में उतारा गया तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं आएगा। इसी वक्त दल प्रमुख ली हिसाब किताब की वही किताब लेकर आगे आता है जो मुन के भ्रष्टाचार का पक्का सबूत थी। साथ ही कुछ और लोग भी सामने आते हैं जो अपनी आंखों से मुन को अपने ही भरोसेमंद आदमी को मारते देख चुके थे। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो आदमी कुछ मिनट पहले तक सबका नेता था वही अब सबका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कोई भी अब मुन पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सोंग डोंकी हालात को और बिगड़ने से पहले उसे वहीं खत्म कर देता है ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। फिर वो सबके सामने अपनी आखिरी और इकलौती योजना रखता है। योजना बेहद साफ थी, अगर जिंदा रहना है तो कल सुबह सभी को मिलकर बंदरगाह पर खड़े ट्रांसपोर्ट जहाज पर कब्जा करना होगा। वही जहाज इस नरक से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। अगर ये मौका हाथ से गया तो मौत तय थी। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। डर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ता है और सबसे पहले हामी भर देता है। उस एक कदम ने सबका हौसला जगा दिया। फिर एक एक करके बाकी लोग भी आगे आने लगे। अब डर से ज्यादा जिंदा रहने की
की चाह थी। बहुत जल्दी सभी लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया। हर किसी को अपनी भूमिका समझा दी गई। सोंग डोंग की खुद एक टीम को लेकर सीधे बंदरगाह की तरफ बढ़ता है। उनका लक्ष्य था चुपचाप जहाज में घुसना और पहरेदारों को हटाना। ये पूरी योजना एक आखिरी दांव थी। अगर सफल हुए तो आजादी, और अगर असफल हुए तो सब कुछ यहीं खत्म। उन्होंने चुपचाप जहाज से सारे हथियार कब्जे में ले लिए और रात के अंधेरे में सब लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में सब लोग रेलिंग के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अब बस उस लोहे की सीढ़ी को पार करना था और सामने ही वो जहाज था जो उन्हें इस नरक से बाहर ले जा सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी आधे लोग ही चढ़ पाए थे कि जापानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया। तुरंत सेना को बुलाया गया और एक फ्लेयर आसमान में छोड़ा गया। तेज रोशनी में भाग रहे सभी लोग एक पल में दिख गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डर के मारे सब लोग सीढ़ी पर टूट पड़े, लेकिन जल्दबाजी ने हालात और बिगाड़ दिए। जापानी सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ लोग उसी जगह गिर पड़े तो कुछ डर के कारण समुद्र में फिसल गए और तभी लोहे की सीढ़ी टूट गई। अब बचने का इकलौता रास्ता भी खत्म हो चुका था। जापानी सैनिक और ज्यादा उग्र हो गए। उनका इरादा साफ था, कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक भयानक नरसंहार का दृश्य था जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। लेकिन सबसे नाजुक पल में हालात बदलते हैं। अचानक कुछ जापानी सैनिक गिरने लगते हैं। पता चलता है कि दीसैप वापस लौट आया है। वो जहाज के हथियारों से जवाबी हमला करता है। इधर दल प्रमुख ली पूरी ताकत से टूटी हुई सीढ़ी को उठाने की कोशिश करता है। उसे देखकर बाकी लोग भी अपनी जान की परवाह किए बिना मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ लोग अपने शरीर से दूसरों को ढाल देते हैं। कई लोग इसी कोशिश में हमेशा के लिए चल बसे, लेकिन सबकी कोशिशें रंग लाती हैं। आखिरकार सीढ़ी को दीवार से टिकाकर एक अस्थायी रास्ता बना लिया जाता है। लोग एक एक करके दीवार पार करते हैं, समुद्र में कूदते हैं और बाहर खड़े जहाज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जो लोग रुक गए थे, उन्होंने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सब कुछ एक गद्दार की वजह से हुआ, जिसने जापानियों को खबर दे दी थी। गुस्से में दीसैप उस गद्दार को मार देता है, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद जापानी सैनिक और पागल हो जाते हैं। चारों तरफ अंधाधुंध हमला शुरू हो जाता है। सोंग डोंग की तलवार लेकर अकेले आगे बढ़ता है और कई सैनिकों को रोकता है। ग्रुप लीडर ली अपनी बेटी को बचाते हुए खुद घायल हो जाता है। डोंग की भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब जापानी कमांडर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी सोई उस पर पेट्रोल फेंक देती है। डोंग की अंतिम ताकत जुटाकर उसे खत्म कर देता है। कमांडर की मौत के साथ ही जापानी सैनिक पीछे हट जाते हैं। इस तरह एक बेकार और अमानवीय लड़ाई खत्म होती है। हजारों लोग इस नरक आइलैंड पर लाए गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ 100 लोग ही जिंदा लौट पाए। वो लोग इस कहानी को इतिहास के सबूत के तौर पर दुनिया तक पहुंचाते हैं। और उसी समय अमेरिका नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराता है। यहीं से दूसरे विश्व युद्ध का अंत करीब आता है। युद्ध बस तबाही लाता है। आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर से कर लीजिएगा। आप इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार दोगे कमेंट में जरूर बताना।